वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस बायोलॉजी की रिवीजन के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं सेल बायोलॉजी की रिवीजन, 2 पार्ट्स के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियोस अगर हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आप भी एमएससी लाइफ साइंसेज एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। जितने भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलते हैं, चाहे वो नीट के हो चाहे फिर किसी और यूनिवर्सिटी के हो, कौन सी की भी मिले, आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा +1 +2 की जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है वो आपको एक वन के गो थ्रू जाना है। एंड आपकी जो बीएससी की टेक्स्ट बुक्स है उनके गो थ्रू जाना है। इसके अलावा हम प्रैक्टिस सेशन भी कर रहे हैं एंड रिवीजन भी डिस्कस कर रहे हैं। तो इनहेरिटेंस बायोलॉजी के अंदर आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे मेंडलिज्म के बारे में, नॉन मेंडलिज्म के बारे में एंड क्रोमोसोम्स के बारे में। कौन कौन से टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, क्या क्या इनके फंक्शंस होते हैं। तो अगर सबसे फर्स्ट हम देखें, जनरल देखें, ठीक है, इसके अंदर अगर हम जनरल बात करें तो फादर ऑफ जेनेटिक्स क्या होता है, मेंडल होता है। मॉडर्न जेनेटिक्स, ठीक है, विलियम वेटेसन। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के टीएच मॉर्गन होते हैं। ह्यूमन जेनेटिक्स के आर्कीबाल्ड गैरोड हो, ठीक है। ये फादर ऑफ डिफरेंट जो जेनेटिक्स के एरियाज हैं उनके, जिन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें, जेनेटिक्स के अंदर बहुत सारी टर्म्स यूज होती है। लाइक जेनेटिक्स क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशंस क्या क्या होती हैं, ट्रेट, फैक्टर्स, जीन, एलील्स एंड इसके अलावा होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, रिसेसिव, डोमिनेंट, जीनोम, जीन पूल, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है एंड रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस एंड जो F1, F2, F3 जनरेशंस क्या होती है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनके ऊपर बहुत रेयर ही कोई क्वेश्चन आता है। तो जिनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है या फिर जो इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट टर्म है इनब्रीडिंग, जिसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन और सेल्फ पोलिनेशन भी बोला जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन बाय मेटिंग क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स। इसके अंदर रिप्रोडक्शन होती है इनब्रीडिंग के अंदर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में, ठीक है, क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में होगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, हेट्रोजाइगोसिटी रिड्यूस हो जाएगी। जो इंडिविजुअल्स है, इनकी खुद रिलेटेड इंडिविजुअल्स है, उनके बीच में जो मेटिंग होगी, हेट्रोजाइगोसिटी रिलीज हो जाएगी बाई 50% इन एवरी जनरेशन। एंड इसके रिजल्ट में यहाँ पे होमोजाइगोसिटी, ठीक है, होमोजाइगोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी हर एक जनरेशन के अंदर। यहाँ पे हेट्रोजाइगोसिटी डिक्रीज हुई है, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती रहेगी। एंड जो कंजेनाइटल एनोमलीज है, ठीक है, जो पेरेंट्स से जो बर्थ के टाइम पे जो डिसऑर्डर्स आएंगे, वो उनके जो चांसेस होते हैं वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट है टर्म आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग का मीनिंग है बाहर ब्रीडिंग करना, यानी कि एक तरह से यहाँ पे क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल है तो ये इंडिविजुअल्स क्या होंगे, डिस्टेंट होंगे। रिप्रोडक्शन बाय मेटिंग डिस्टेंटली रिलेटेड इंडिविजुअल या फिर वेराइटीज, ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, डिस्टेंटली रिलेटेड इंडिविजुअल्स होंगे जिनके बीच में ब्रीडिंग होगी। एंड इसको जो इंडिविजुअल्स होंगे उनको हेट्रोसिस और हाइब्रिड विगोर बोला जाता है। कुछ एग्जांपल्स आते हैं हेट्रोसिस के अंदर, जैसे कि मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स, ठीक है, मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स अगर ब्रीडिंग करते हैं तो म्यूल प्रोड्यूस होता है। मेल हॉर्स एंड फीमेल डंकी अगर रिप्रोडक्शन करते हैं, मेटिंग करते हैं तो हिनी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इसका नाम होता है हिनी। तो ये हिनी प्रोड्यूस होगा। तो ये कुछ यहाँ पे ये पूछा भी जा सकता है कि अगर मेल डंकी फीमेल हॉर्स के साथ रिप्रोडक्शन करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, या फिर म्यूल जो है किसका आउटकम है, ठीक है, तो ऑप्शंस दे दिए जाएंगे तो हमें इसमें से फाइंड आउट करना होगा। तो ये आउट ब्रीडिंग के अंदर होता है। इसके बाद बैक क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस के अंदर क्या होता है, F1 जनरेशन जो आती है, ठीक है, F1 जनरेशन को किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करवाना बैक क्रॉस होता है। टेस्ट क्रॉस F1 जनरेशन को रिसेसिव पेरेंट के साथ, ठीक है, F1 जनरेशन को कुछ भी आई हो उसका रिसेसिव पेरेंट के साथ अगर क्रॉस होता है तो उसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। तो ये कुछ जनरल टर्म्स थी।
इसके बाद अगर मेंडलिज्म की बात करें तो मेंडल का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है जेनेटिक्स के अंदर। तो इसके अंदर इसने 3 लॉज दिए थे जिनको मेंडल्स के लॉ बोला जाता है। इसने जो अपना वर्क था वो पी प्लांट के ऊपर या फिर पाइजम सैटिवम के ऊपर किया था। इसने इनके अंदर क्या किए थे, यहाँ पे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक चूज किए थे इसने, ठीक है, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। अब ये कॉन्ट्रास्टिंग का मीनिंग क्या है, अगर एक डोमिनेंट होगा तो एक यहाँ पे रिसेसिव होगा। लाइक इसने क्या क्या लिए थे, यहाँ पे सीड शेप लिया था, या तो ये राउंड हो सकता है, रिंकल्ड हो सकता है, सीड कलर येलो हो सकता है या तो ये ग्रीन हो सकता है, सीड कोट कलर कलर्ड हो सकता है या तो वाइट हो सकता है, पोर्ड शेप, ठीक है, ये पोर्ड होता है, ये क्या होता है, ये पोर्ड होता है, ये इन्फ्लेटेड हो सकता है या फिर ये ऐसे कॉन्स्ट्रिक्टेड हो सकता है। पोर्ड का कलर क्या होगा, ग्रीन हो सकता है या तो येलो हो सकता है। फ्लावर की पोजीशन क्या होगी, या तो ये एक्सिलरी हो सकती है, ठीक है, ये एक्सिलरी पोजीशन हो गई, और टर्मिनल ये टर्मिनल हो सकती है। स्टेम की लेंथ या तो लॉन्ग हो सकती है या तो ये शॉर्ट हो सकती है, जिसको ड्वार्फ बोला जाता है, टाल और ड्वार्फ हो सकती है। तो ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे ये प्रेजेंट थे 4 क्रोमोसोम्स के ऊपर, ठीक है, 4 क्रोमोसोम्स के ऊपर ये कॉन्ट्रास्टिंग 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये 4 क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था, सेग्रीगेशन दिया था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था, इनको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद मेंडल के बाद नेक्स्ट पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स या फिर नॉन मेंडेलिज्म जो है वो अगर हम डिस्कस करें तो इसके अंदर इंट्राजेनिक और इंटर एलेलिक इनहेरिटेंस आएगी एंड नॉन एलेलिक और इंटरजेनिक और 2 जीन इंटरेक्शंस, ठीक है, ये 2 जो पार्ट्स है इसके होते हैं। तो सबसे फर्स्ट अगर हम इंट्राजेनिक और इंटर एलेलिक इनहेरिटेंस देखें, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसके अंदर सबसे फर्स्ट टर्म आएगी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जिसको मोजाइक इनहेरिटेंस बोलते हैं या इसको ब्लेंडेड इनहेरिटेंस बोलते हैं या इसको इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस या फिर पार्शियल इनहेरिटेंस बोलते हैं। मेनली ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस से ही पूछा जाता है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या होता है, इट इज द फिनोमिना वेयर बोथ द जीन्स फॉर अ पार्टिकुलर ट्रेट क्या होगा, कोई भी करैक्टर हो गया, फॉर एग्जाम्पल वो जो दोनों के दोनों जीन्स हैं वो किसी कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और वो दोनों के जो बोथ जो ये इसके अंदर क्या होगा, बोथ द जीन फॉर अ पार्टिकुलर ट्रेट एक्सप्रेस पार्सली, दोनों के दोनों पार्सली एक्सप्रेस करते हैं व्हेन प्रेजेंट टुगेदर इन अ हाइब्रिड, दैट इज नन ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर इज डोमिनेंट, यानी इसके अंदर ना तो कोई डोमिनेंट होगा, ठीक है, ना कोई इसके अंदर रिसेसिव होगा। सो द एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेट इन जो इसकी फर्स्ट जनरेशन होगी इज इंटरमीडिएट, ठीक है, ये कैसा होगा, इंटरमीडिएट होगा और फाइन मिक्सचर होगा एक्सप्रेशन ऑफ द 2 फैक्टर्स का, ठीक है, 2 फैक्टर्स का ये क्या होगा, यहाँ पे एक्सप्रेशन होगा। Hybrid has a new phenotype which has no genes. Their alleles show quantitative effect. ठीक है, अब जो हाइब्रिड बनेगा यानी यहाँ पे जो पार्टिकुलर ट्रेट थी, लाइक पार्टिकुलर ट्रेट 1 और 2 थी, ये जब मिली तो जो है इन्होंने 3rd ट्रेट प्रोड्यूस की, तो इसका ये एक नया फिनोटाइप होगा एंड इसके जो एलील होंगे वो क्वांटिटेटिव इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है, क्वांटिटेटिव इफेक्ट शो करेंगे, यानी कि 1 डोमिनेंट एलील प्रोड्यूस हाफ एंड 2 डोमिनेंट एलील्स प्रोड्यूस फुल फिनोटाइप, ठीक है, 1 अगर डोमिनेंट एलील है तो वो क्या करेगा, सिर्फ हाफ प्रोड्यूस करेगा एंड अगर 2 डोमिनेंट एलील है तो वो फुल फिनोटाइप प्रोड्यूस करेंगे। Both phenotypic and genotypic ratio is same in this intermediate inheritance. इसके अंदर अब क्या होगा, सेम phenotypic and genotypic ratio होता है। अभी जो भी हम इंट्राजेनिक या फिर इंटर एलेलिक इनहेरिटेंस की बात करेंगे, इनके अंदर जीनोटिपिक या फिर फिनोटिपिक इनका जो रेशो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी कि जो रेशो है वो इंपॉर्टेंट है, उसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके अंदर जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशो जो होगा वो सेम रहेगा। एग्जाम्पल्स के लिए मिराबिलस जलापा के अंदर होता है जिसको गुलबंस फोरोक्लो प्लांट बोलते हैं, या फिर एंटीरिनस मेजस के अंदर होता है,
जिसको डॉग फ्लावर या फिर स्नैप ड्रैगन बोला जाता है। इनके अंदर क्या होता है, अब इनके अंदर जैसे कि यहाँ पे रेड कलर के फ्लावर होते हैं एंड वाइट कलर के फ्लावर होते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं, एक रेड होते हैं एक वाइट होते हैं। तो ये जब रेड और वाइट F1 जनरेशन शो करते हैं तो ये पिंक कलर शो करते हैं, ठीक है। पिंक कलर क्या है, अब ना तो ये वाला कलर है इस पेरेंट का, ना इस पेरेंट का कलर है, ये क्या है, इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट है। अब इसकी जब सेल्फिंग करते हैं F2 जनरेशन के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे कैपिटल RR जो है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा रेड को, 2 है यहाँ पिंक को रिप्रेजेंट करते हैं एंड 1 है यहाँ पे व्हाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो रेशो है 1:2:1 आ जाएगा। तो जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशो इसका सेम होता है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एंडालूसियन फाउल्स के अंदर। इन फाउल्स के अंदर क्या होता है, इनके अंदर भी अगेन यहाँ पे ब्लैक फाउल और ब्लू फाउल होते हैं, ठीक है, ब्लैक और ब्लू फाउल होते हैं। अब इनके अंदर इन फाउल्स की जब क्रॉसिंग की जाती है, गैमीट्स बन गए एंड जब इनकी क्रॉसिंग की जाती है उस टाइम पे यहाँ पे एक ब्लैक फाउल मिलता है, एक ब्लू फाउल मिलता है, ब्लैक एंड ब्लू फाउल मिलते हैं। और ये जो ब्लू फाउल है आर इन डिमांड फॉर फूड, ठीक है, ये फूड की डिमांड के लिए होता है। वेयरएज ब्लैक एंड वाइट वेराइटीज, अब इनके अंदर एक वाइट वेराइटीज भी होती है जो कि वेस्टर्स होती है, वो ईटेबल नहीं होती है, ठीक है, वो क्या है, ईटेबल नहीं होती है। फोर्स से अगर हम यहाँ पे बी ब्लैक फाउल के लिए ले और यहाँ पे अगर हम एक और ले लें यहाँ पे लाइक WW ले लें, ठीक है, वाइट के लिए ले लें, तो यहाँ पे BW जो आएगा वो BW क्या होगा, यहाँ पे ब्लू कलर का आएगा, ठीक है, BW क्या आएगा, यहाँ पे ब्लू कलर का फाउल होगा। एंड ये ब्लू कलर का फाउल जो है ये मतलब डिमांडेड में है फूड के लिए। और जो ये व्हाइट कलर का होता है इसकी कोई ऐसी मतलब इसकी जो ब्लैक एंड व्हाइट थे, यानी कि ये ब्लैक था ये व्हाइट था, इन दोनों की कोई जो ये वेराइटीज होती है वेस्टर्स होती है, ये ईटेबल नहीं होती, सिर्फ ये वाली जो है ये ईटेबल होती है। तो ये इनकी कोडोमिनेंस से ही बना है, ठीक है, कोडोमिनेंस जब इनके अंदर हुई है तब जाके ये फॉर्म हुआ है ब्लू कलर वाला। तो ये होगा यहाँ पे कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस के अंदर जो रेशो होता है जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशो सेम रहता है। इसके बाद कोडोमिनेंस के अंदर और अगर एग्जांपल लें हम, इट इज द फिनोमिना व्हेन बोथ द जीन्स ऑफ एन एलिलिक पेयर कंट्रीब्यूट इक्वली। तो इसमें हमने देख लिया कि इसके अंदर जो दोनों के दोनों पेरेंट्स है वो क्या करते हैं यहाँ पे, यानी कि बोथ द जीन ऑफ एन एलिलिक पेयर, जैसे कि कोई भी जीन है और उसके दो एलिलिक पेयर होते हैं, ठीक है, कोई भी जीन है उसके दो एलील पेयर होते हैं 1 and 2। एलील क्या होती है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती है, एक डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव होगा। तो दोनों के दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं इक्वली। अगर एक डोमिनेंट हुआ और एक रिसेसिव हुआ तो जो ज्यादा एक्सप्रेस होगा, यानी कि जो उसके जीनोटाइप या फिनोटाइप में नजर आएगा वही एक्सप्रेस हो जाएगा। लेकिन इनकी अंदर दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं एंड इंडिपेंडेंटली टू फिनोटाइप, एंड ये फिनोटाइप के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं इंस्टेड ऑफ शोइंग डोमिनेंट रिसेसिव फॉर्म। ये ऐसा नहीं है कि डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म शो करते हैं, ये क्या है, दोनों के दोनों ही यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। देखो नाम से पता चल रहा को डोमिनेंस, ठीक है, यानी डोमिनेंस जो है साथ साथ दिखा रहे हैं, दोनों के दोनों एलील हैं जो वो साथ साथ डोमिनेंस दिखा रहे हैं। देयर इज नो मिक्सिंग एंड क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ द एलील्स, यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं होती है। एंड जैसे कि एग्जांपल के लिए एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर, ठीक है, जो एबी ब्लड ग्रुप है, अब इसके अंदर क्या देखें अगर हम, तो यहाँ पे क्या है, फादर से आया IB एंड मदर से आया A, ठीक है, IA और IA आ गया मदर से। एंड ये यहाँ पे IB एंड IA से यहाँ पे क्या बना है, AB बना है। तो इसके अंदर ऐसा नहीं हुआ कि B आया या फिर A आया तो वो A कलर शो किया या फिर वो B कलर शो किया, ये दोनों के दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे और इन्होंने क्या फॉर्म कर दिया, AB ब्लड ग्रुप शो किया। MN ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर भी ऐसा ही होता है। MN जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, LM होता है तो M ब्लड ग्रुप आएगा, ठीक है। अगर LM और LN हो तो
MN ब्लड ग्रुप आएगा, एंड अगर LN और LN हो तो N ब्लड ग्रुप आएगा। तो अगर इसके अंदर देखिए इन दोनों के दोनों ने इक्वली कंट्रीब्यूट किया है, यहाँ पे कोडोमिनेंस शो करी है। इसके बाद कैरियर्स ऑफ द सिकल सेल अनीमिया जैसे कि HbA और HbS हो गया, ये भी क्या शो करते हैं, यहाँ पे कोडोमिनेंस शो करते हैं। कोट कलर नी शॉर्ट हॉर्न्ड कैटल, ठीक है, जो कोट कलर होता है, ठीक है, इनके जो कोट का कलर होता है शॉर्ट हॉर्न्ड कैटल के अंदर, ठीक है, RW रोइन कलर जिसको बोलते हैं, ये भी क्या है, कोडोमिनेंस है, कोडोमिनेंट डोमिनेंस शो करता है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले पेरेंट्स ये थे और यहाँ पे कोडोमिनेंस की वजह से ये शो किया रोइन कलर। तो ये कोडोमिनेंस के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मल्टीपल एलील्स, ठीक है। मल्टीपल एलील्स के अंदर क्या होगा, मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन, मोर देन 2 बोला यहाँ पे, अब तक 2 था, तो मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन ऑक्यूपाइंग द सेम लोकस आर कॉल्ड मल्टीपल एलील्स। यहाँ पे मोर देन 2 होंगी, they are produced due to repeated mutation of the same gene but in different direction, ठीक है, सेम जीन की रिपीटेड म्यूटेशन होती है लेकिन अलग अलग डायरेक्शन के अंदर। दे डू नॉट एग्जिबिट क्रॉसिंग ओवर, इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है। दे प्रोड्यूस डिफरेंट फिनोटाइप एंड जीनोटाइप इन अ पॉपुलेशन। अब फिनोटाइप एंड जीनोटाइप क्या होगा, डिफरेंट होगा। डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ सेवरल एलील्स ऑफ द सेम जीन इन अ पॉपुलेशन एन इंडिविजुअल कैन हैव ओनली 2 एलील। जैसे कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर 3 एलील्स होते हैं। जो आई जीन होता है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को जो एक तरह से कंट्रोल करके रखता है, तो इसके 3 जीन होते हैं, एक यहाँ पे A होता है, एक यहाँ पे IA होता है, IB होता है, एंड एक यहाँ पे स्मॉल I होता है। तो ये इसके अंदर क्या है, मोर देन 2 है यहाँ पे, तो इसके अंदर 3 एलील्स होती हैं। ड्रोसोफिला हैज 15 एलील्स फॉर आई कलर, ठीक है, ड्रोसोफिला के अंदर आई कलर के लिए 15 एलील्स होती हैं। एंड रैबिट के पास 4 एलील्स होती है कोट कलर के लिए, उसका जो बाहर का जो कलर होता है उसके लिए इसके अंदर क्या होती है, 4 एलील्स होती हैं। तो ये मल्टीपल एलील्स होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस के अंदर क्या होता है, एपिस्टेसिस का रेशो होता है 13:3। ये इंपॉर्टेंट है कि इसका रेशो 13:3 होता है। इट इज द फिनोमिना बाय विच अ पेयर ऑफ जीन एट वन लोकस प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ द पेयर ऑफ जीन एट अनदर लोकस। लाइक ये अगर हम बात करें, एक यहाँ पे प्रेजेंट है, एक यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये जो जीन है इसको क्या करेगा, इसके एक्सप्रेशन को रोकेगा, ठीक है। एक लोकस का जो यहाँ पे जीन प्रेजेंट है प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ अ पेयर ऑफ जीन एट अनदर लोकस, ठीक है, दूसरी लोकेशन के ऊपर जो जीन प्रेजेंट है उसके एक्सप्रेशन को ये मास्क करेगा, इसको एपिस्टेसिस बोलते हैं। These genes are also called inhibiting gene, यानी कि ये जीन है ये इसके इस वाले के क्या कर रहा है, एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर रहा है, तो इसलिए इसको इनहिबिटिंग जीन्स और एपिस्टेटिक जीन्स बोला जाता है। एंड द एक्सप्रेशन ऑफ विच जीन इज प्रिवेंटेड इज कॉल्ड हाइपोस्टेटिक जीन। अब इस जीन ने क्या किया है, यहाँ पे इस जीन ने इसका जो एक्सप्रेशन था उसको रोक दिया, उसको इनहिबिट कर दिया है, तो इसको बोलेंगे हम हाइपोस्टेटिक जीन, एंड इसको बोलते हैं एपिस्टैटिक जीन, एपिस्टैटिक जीन। तो ये हो गया 2 जीन। एपिस्टेसिस इज डिफरेंट फ्रॉम द डोमिनेंस एज इट इज एन इंटर एलेलिक एंड इट ऑल्सो रिड्यूस द नंबर ऑफ फिनोटाइप्स। ये इंटर एलेलिक होता है एंड नंबर ऑफ जो फिनोटाइप्स होता है F2 जनरेशन के अंदर उसको रिड्यूस कर देता है। यानी पहले अगर 4 वहां पे फिनोटाइप आ रहे थे F2 जनरेशन के अंदर, या फिर 3 आए थे, तो अब वो जो फिनोटाइप है उनको रिड्यूस कर देगा। यानी कि जो मेंडेलियन रेशो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। मेंडेलियन रेशो क्या होता है, 9:3:3:1 होता है। अब ये जो रेशो है ये 13:3 हो जाएगा एपिस्टेसिस के अंदर, ठीक है। एपिस्टेसिस के अंदर जो रेशो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13:3 हो जाएगा। यानी कि ये वाले जो है ये सेम रेशो शो करेंगे यहाँ पे, एंड ये भी इसके साथ ही होगा 13, एंड ये 13:3 रेशो शो करेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री जीन, जिनके अंदर 9:7 रेशो प्रेजेंट होता है। इट इज द फिनोमिना वेयर टू इंडिपेंडेंट पेयर्स ऑफ जीन, दो इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ जीन है, इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस अ ट्रेट टुगेदर, एंड जब दोनों के दोनों 1 and 2 इंटरेक्ट करते हैं तब ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, तब ये प्रोड्यूस करते हैं एक ट्रेट को टुगेदर, ठीक है। बट ईच डोमिनेंट जीन अलोन डजंट शो इट्स इफेक्ट, लेकिन अगर अकेले ये प्रेजेंट है तो ये अपना इफेक्ट शो नहीं करते हैं, एंड ये रिप्रेजेंट करते हैं 9:7 का रेशो, ठीक है। 9:7 रेशो ये शो करते हैं। There are several varieties of white flowered sweet potato. अब white flowered sweet potato की बहुत सारी varieties है, जिसको बोला जाता है Lanthanus odoratus। अब ये पर्पल फ्लावर्स को भी प्रोड्यूस करती है तो वाइट फ्लावर्ड स्वीट पोटैटो, लेकिन ये कुछ पर्पल फ्लावर्स भी प्रोड्यूस करती है। तो ये किसकी वजह से होता है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स की वजह से होता है, कि जब दो जीन्स टुगेदर प्रेजेंट हो तो वो इंडिपेंडेंटली इंटरेक्ट करते हैं, एंड इंटरेक्ट करके दो इंडिपेंडेंटली पेयर ऑफ जीन इंटरेक्ट करते हैं एंड एक ट्रेट प्रोड्यूस करते हैं। वो ट्रेट क्या है, यहाँ पे पर्पल है। तो इसके अंदर ये यहाँ पे अगर देखें, ये पर्पल एंड पर्पल ले लिया हम, जैसे कि पर्पल फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, इसमें अगर हम देखें क्रॉस करके तो ये गैमीट्स हो गए, एंड ये F2 जनरेशन यहाँ पे आएगी। तो इसके अंदर जो रेशो होगा 9:7 का रेशो होगा, ठीक है। 9:7 का रेशो होगा। तो इसके अंदर अगर हम देखें कैपिटल C एंड कैपिटल P, ये पर्पल हो गया, पर्पल पर्पल, ये 4 हो गए। इसके बाद 5 6 7 8 9, तो ये 9 हो गए, एंड वाइट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये 9:7 का रेशो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कलर है वो कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, यहाँ पे ये जो जीन C है, यहाँ पे एक जीन होता है जिसको बोला जाता है जीन C। ये जीन C जो है, ये जीन C एक एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, एंड वो एंजाइम रॉ मटेरियल को, जो भी जिसको भी कलर कन्वर्ट करना है, रॉ मटेरियल को एक कलर प्रोड्यूसिंग पिगमेंट, जिसको बोला जाता है क्रोमाजन। क्रोमाजन के अंदर ये इसको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, एंड यहाँ पे एक नेक्स्ट जीन E होगा, ठीक है। ये जीन E क्या करेगा, ये जीन अब एक एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, जो एंजाइम इस क्रोमाजन को एक पर्पल पिगमेंट एंथोसियानिन के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे जीन C एंड जीन E, ये दोनों के दोनों ही जब आपस में इंडिपेंडेंटली इंटरेक्ट करते हैं तो ये एक नई ट्रेट, यानी कि पर्पल कलर की जो ट्रेट है उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कंप्लीमेंट्री जीन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री जीन। सप्लीमेंट्री जीन जो होंगे यहाँ पे, इनके अंदर रेशो प्रेजेंट होता है 9:3:4 का रेशो। दीज आर अ पेयर ऑफ नॉन एलिलिक जीन। ये एक नॉन एलिलिक जीन का पेयर होता है, वन ऑफ विच प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट इंडिपेंडेंटली इन द डोमिनेंट स्टेट, while the dominant allele of the second gene is without any independent effect, but is able to modify the effect of the former to produce a new trait। यानी पहले वाले का इफेक्ट को ये मॉडिफाई कर सकता है। तो यहाँ पे जो पेयर ऑफ नॉन एलिलिक जीन है, ये वन ऑफ विच प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट इंडिपेंडेंटली, जैसे कि यहाँ पे जीन 1 है, ये अपना इफेक्ट जो है इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस कर रहा है इन द डोमिनेंट स्टेट, जब ये डोमिनेंट होता है तभी। वाइल डोमिनेंट एलील ऑफ द सेकेंड जीन, अब जो जीन सेकेंड है उसका जो डोमिनेंट एलील है, ठीक है, जो भी इसका डोमिनेंट एलील है, इज विदाउट एनी इंडिपेंडेंट इफेक्ट, ये बिना किसी इंडिपेंडेंट इफेक्ट के इंडिपेंडेंट इफेक्ट ही होगा, बट इज एबल टू मॉडिफाई द इफेक्ट ऑफ द फॉर्मर। ये इसके इफेक्ट को एक तरह से मॉडिफाई कर देगा, इसके इफेक्ट को मॉडिफाई करने के एबल होता है ये, एंड ये F2 रेशो जो है 9:3:4 प्रोड्यूस करेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इसके अंदर देखें, एग्जाम्पल जैसे कि कोट कलर इन माइस एंड गुनिया पिग, जैसे गोची, ब्लैक एंड एल्बिनो होता है, 3 यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे कलर। सीड कोट कलर इन लबालब, जिसको खाकी, बफ और चॉकलेट बोलते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे सप्लीमेंट्री जीन। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे पॉलीजेनिक ट्रेट
मल्टीपल जीन्स, मल्टी फैक्टर, क्यूमुलेटिव जीन्स, मैट्रिक ट्रेट या फिर क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। तो इसके अंदर अगर हम देखें, इट इज अ सिंगल फिनोटिपिक ट्रेट गवर्न बाय मोर देन वन पेयर ऑफ जीन। अब तक हम देख रहे थे कि सिर्फ वन पेयर ऑफ जीन जो है वो गवर्न किया जा रहा था, लेकिन इसके अंदर क्या है, वन पेयर, मोर देन वन पेयर ऑफ जीन, पॉलीजेनिक, ठीक है, मोर देन वन पेयर ऑफ जीन यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। These genes may be present on the homologous और non-homologous chromosomes पे represent हो सकते हैं। The dominant gene which collectively produce a trait called contributing alleles and the recessive ones called non-contributing genes और allele। ठीक है, तो जो dominant होंगे collectively उनको बोला जाएगा contributing allele and जो recessive होंगे वो non-contributing genes होंगे या फिर alleles होंगे। The full trait is shown only when all dominant alleles are present, क्योंकि ये contribute करते हैं। तो full trait कब दिखेगी इसकी, जब सारे के सारे क्या present हो, dominant allele present हो। Its generation is characterized by the occurrence of many intermediate forms। अब यहाँ पे बहुत सारे intermediate forms आती हैं। अब यहाँ पे कंट्रीब्यूट जितने कर रही है, लाइक यहाँ पे 5 जो है ये कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड नॉन कंट्रीब्यूटिंग में 0 होगा, तो 4 भी होगा, 3 भी होगा, 2 भी होगा, 1 भी होगा। तो इनके अंदर ये जो है यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म्स जो है ये यहाँ पे अकर होती रहती है, इसलिए इसको कंटिन्यूअस वेरिएशन बोला जाता है बिटवीन पेरेंटल टाइप्स के बीच में। तो इसको कंटिन्यूअस वेरिएशंस बोला जाता है। ड्यू टू अपीयरेंस ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप्स, पॉलीजेनिक ट्रेट्स शो अ वाइड रेंज ऑफ फिनोटाइप्स। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट ट्रेट्स आएंगी ये वाइड रेंज ऑफ फिनोटाइप शो कर सकती है। इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ऑफ साइज, लेंथ, वेट एंड नंबर। जब भी साइज की, लेंथ की, वेट की या फिर नंबर की बात होगी, यानी कि हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, इसको मेट्रिक ट्रेट भी बोला जाता है एंड इसको क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोब लेंथ होती है मेज के अंदर, ठीक है, ये जो कोब की लेंथ है वो कितनी है, ठीक है, मेज के अंदर, तो ये कोब की लेंथ कितनी है मेज के अंदर, टालनेस इन स्वीट पी, एंड इसके अलावा स्टेटर बॉडी वेट, फेस फॉर्म, बॉडी हाइट, इंटेलिजेंस, ये सारी की सारी क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस के एग्जांपल्स होते हैं। मिल्क एंड मीट यील्ड इन एनिमल्स एंड स्किन कलर, ठीक है, ये सारे क्या है, पॉलीजेनिक ट्रेट है जो कि क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस शो करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्लियोट्रोपी एंड प्लियोट्रोपिक जीन्स। तो इसके अंदर इट इज द एबिलिटी ऑफ जीन टू हैव मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट। एक ही जीन है वो मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, दैट इज इन्फ्लुएंस अ नंबर ऑफ अनरिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक साइमल्टेनियसली। ठीक है, जो अनरिलेटेड कैरेक्टर्स है साइमल्टेनियसली एक साथ ही उनको क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। यूजुअली ऑल द ट्रेट्स आर नॉट इक्वली इफेक्टेड। ठीक है, अब सारे की सारी ट्रेट ऐसे नहीं कि सारे की सारी ट्रेट्स जो है इवनली इफेक्टेड होगी। व्हेन इफेक्ट इज मोर एविडेंट, जब ज्यादा एविडेंट इफेक्ट होगा तो इसको बोला जाता है मेजर इफेक्ट, एंड लेस एविडेंट होगा तो इस एक्सप्रेशन को सेकेंडरी इफेक्ट बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन कॉटन प्लांट जीन फॉर लिंट ऑल्सो इफेक्ट बॉल साइज एंड सीड नंबर। ठीक है, अब हमने बात की थी एक ही जीन है उसके पास फिनोटिपिक इफेक्ट जो है मल्टीपल है, तो इस कॉटन प्लांट के अंदर ये जो जीन है लिंट के लिए ये बॉल साइज एंड सीड नंबर को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। ड्रोसोफिला के अंदर जीन फॉर विंग साइज ऑल्सो कंट्रोल द नेचर ऑफ बैलेंसर, आई कलर, फर्टिलिटी एंड लॉन्गिटिविटी। ठीक है, इनको भी ये कंट्रोल करता है। एंड इन गार्डन पी जीन विच कंट्रोल फ्लावर कलर, जो फ्लावर कलर को कंट्रोल करता है वो इसके सीड या फिर रेड स्पॉट्स इन द एक्सिल्स ऑफ द लीव्स, इसको भी कंट्रोल करके रखता है। इन ह्यूमंस प्लियोट्रोपी इज एग्जिबिटेड बाय सिकल सेल अनीमिया सिंड्रोम। ठीक है, सिकल सेल अनीमिया जो है ह्यूमंस के अंदर प्लियोट्रोपी एग्जिबिट करता है। इट रिजल्ट्स इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैलिन फॉर ग्लूटामिक एसिड एट 6th पोजीशन इन द बीटा चेन।
ठीक है। इसकी जो बीटा चेन होती है हीमोग्लोबिन की, बीटा चेन के अंदर ये क्या करता है, 6th पोजीशन के ऊपर वैलिन का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है ग्लूटामिक एसिड की, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैलिन फॉर ग्लूटामिक एसिड, 6th पोजीशन जो होगी बीटा चेन की हीमोग्लोबिन के अंदर, तो ये प्लियोट्रोपी होता है। इसके बाद लीथल जीन्स होते हैं जो कि क्यूनोट ने दिए थे। लीथल जीन्स जो होते हैं, दीज आर जीन्स विच कंट्रोल सर्टेन फिनोटिपिक ट्रेट्स एंड आर एट द सेम टाइम दे इन्फ्लुएंस द वायबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। एक तो ये कंट्रोल करते हैं फिनोटिपिक ट्रेट को, एंड सेम टाइम पे ये वायबिलिटी जो है इंडिविजुअल की उसको भी क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। व्हेन दे प्रेजेंट इन होमोजाइगस फॉर्म दे कॉज डेथ। जब ये होमोजाइगस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो गए, जैसे कि ये हो गई होमोजाइगस, ये हो गई होमोजाइगस, तो इनके अंदर ये क्या होते हैं, लीथल होते हैं एंड ये डेथ कोज कर सकते हैं। जैसे कि सिकल सेल अनीमिया के अंदर अगर HbA और HbS ये कंडीशन हो तो ये डेथ कोज नहीं करती, लेकिन ये अगर SS यहाँ पे आ गई है तो ये वाला जो है ये डेथ कोज कर सकता है। तो यहां तक हमने मेंडेलिज्म, नॉन मेंडेलिज्म, इंट्रा एलेलिक जो इंटरेक्शंस क्रॉस है उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्रोमोजोम्स के बारे में, क्रोमोजोम्स एंड जीन्स के बारे में, ठीक है। क्रोमोजोम्स जो है यहाँ पे सबसे फर्स्ट है इसके अंदर वायरल क्रोमोजोम्स। वायरसेस पोजेसेस प्रो क्रोमोजोम, ये क्या पोजेस करते हैं, प्रो क्रोमोजोम्स पोजेस करते हैं विद अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ DNA और RNA। एंड सिंगल मॉलिक्यूल होता है या तो DNA का हो सकता है या तो ये RNA का हो सकता है। दे कैरी अबाउट 250 जीन्स को ये कैरी कर सकते हैं। देयर DNA अकर्स मोस्टली एज लीनियर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, लीनियर कॉम्प्लेक्स की तरह अकर होता है इन प्लांट इन्फेक्टेड वायरस के अंदर, एंड लीनियर और सर्कुलर हो सकता है एनिमल्स एंड बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग स्ट्रेन्स के अंदर, ठीक है। प्लांट्स के अंदर लीनियर ही होगा, लेकिन एनिमल्स एंड बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, यहाँ पे ये लीनियर भी हो सकता है और ये सर्कुलर भी हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे हो गया DNA एंड RNA जेनेटिक मटेरियल्स के, लाइक DNA डिऑक्सी वायरस जिसको बोलते हैं, तो इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड जिसके अंदर 174M13 कोलियोफेज होता है, एंड डबल स्ट्रैंडेड के अंदर इसके अंदर T-फाज, T7, P22, 1SV40 ये सारे होते हैं। RNA जिनको राइबोवायरस बोलते हैं, इसके एग्जाम्पल सिंगल स्ट्रैंडेड में QB, TMV, इन्फ्लुएंजा, पैरामिक्सोवायरस, म्यूरिन ल्यूकीमिया, तो ये सारे एग्जाम्पल्स है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस के। डबल स्ट्रैंडेड के अंदर जैसे कि रियो वायरस, वाउंड ट्यूमर वायरस, ये होते हैं डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरसेस के एग्जाम्पल। नेक्स्ट है बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स। बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स जो होंगे, बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स सिंगल शॉर्ट कॉम्प्लेक्स मास अटैच टू द मीजोसोम, ठीक है। ये हमने पहले बात की थी कि मीजोसोम क्या होती है, कॉम्प्लेक्स मॉडिफिकेशन होती है, एक इन्वेजिनेशन होती है, कॉम्प्लेक्स इन्वेजिनेशन, एंड इसके नियर बाय यहाँ पे न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। तो इसका जो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है शॉर्ट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, एक मास होता है जो कि मीजोसोम से अटैच होता है या फिर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है। इट इज कॉल्ड प्रोक्रोमोसोम, जीनोफोर, न्यूक्लियोइड या फिर न्यूक्लियर बॉडीज को बोला जाता है। DNA इज द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन देयर क्रोमोसोम्स। DNA क्या है, जेनेटिक मटेरियल होगा जो कि इनके क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम्स कैरी लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस टू बैलेंस द फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप को, जो DNA का फॉस्फेट ग्रुप है उसको बैलेंस करने के लिए क्रोमोसोम के पास लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं। रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स कंटिन्यू थ्रू आउट सेल साइकिल, ठीक है। जो रेप्लिकेशन है थ्रू आउट सेल साइकिल इसके अंदर चलती रहती है। इन बैक्टीरिया एडिशन टू द न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड के अलावा यहाँ पे रिंग शेप के DNA मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, एंड द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड पार्ट जो होता है इसका ऐसे प्रेजेंट होता है, डबल स्ट्रैंडेड ऐसे प्रेजेंट होगा, इसको बोला जाता है प्लाज्मिड, जो कि विलियम्स हेज और लैडरबर्ग ने 1952 के अंदर डिस्कवर किया था। व्हेन प्लाज्मिड इंटीग्रेट्स विद द न्यूक्लियोइड फॉर रेप्लिकेशन, इसको एपिसोम बोला जाता है। यानी ये न्यूक्लियोइड हो गया, ये प्लाज्मिड हो गया, अगर ये दोनों इंटीग्रेट कर जाते हैं एंड इस रेप्लिकेशन के लिए, तो इस इंटीग्रेशन को बोला जाता है एपिसोम। Integration of nucleoid and plasmid DNA occurs at the sites having complementary base sequence called chromosomal membrane.
ठीक है, एक कंप्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस जहां प्रेजेंट होते हैं जिसको क्रोमोसोमल मेमोरी बोलते हैं, वहां पे इनका इंटीग्रेशन होता है। प्लाज्मिड कैरी जीन्स फॉर फर्टिलिटी, सेक्सुअलिटी, जिसको एफ प्लाज्मिड बोला जाता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है जिसको आर प्लाज्मिड बोला जाता है। टेट्रामाइसिन हो गया, सल्फोनामाइड्स हो गया या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, ये होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्लाज्मिड्स। इसके अलावा बैक्टीरियोसिन, कोलिसिन या फिर कोल प्लाज्मिड जो होते हैं जो कि क्लोजली रिलेटेड बैक्टीरिया को किल कर देती है। प्लाज्मिड और एपिसोम इज नॉन इसेंशियल पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का एक नॉन इसेंशियल पार्ट है। हमने भी बोला था कि ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है that can be isolated and transferred to the other bacterial organism for genetic engineering. जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए इसको किसी और बैक्टीरिया के अंदर भी या फिर किसी अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स। ठीक है, बैक्टीरिया वायरस के देख लिए हमने। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स की अगर बात करें, दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर यू यानी कि वेल या फिर ट्रू न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। द बेस्ट टाइम टू ऑब्जर्व क्रोमोसोम इज लेट प्रोफेज एंड मेटाफेज। मेटाफेज एंड लेट प्रोफेज के अंदर ये बिल्कुल क्लियरली नजर आते हैं। क्रोमोसोम नंबर, शेप एंड साइज वेरीज इन ऑर्गेनिज्म ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज। Number of chromosomes varies from 2 to few hundreds but are same in all cells of the body. अभी वैरी तो कर रहे हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम की, किसी इंडिविजुअल के अंदर 4 प्रेजेंट है, किसी के अंदर यहाँ पे 18 प्रेजेंट है, किसी के अंदर 46 प्रेजेंट है, लेकिन जो इसकी सेल्स होंगी, जितनी भी सेल्स होंगी उनके अंदर इनका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो सेम रहेगा। ठीक है, इसके अंदर इसके रिस्पेक्टिव 18 रहेगा, इसके रिस्पेक्टिव 46 रहेगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैज नो रिलेशन टू साइज, साइज से इसका कोई रिलेशन नहीं होता है। फॉर्म एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म से। सिमिलरिटीज इन नंबर डजंट इंडिकेट एनी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, एंड इनके बीच में जो सिमिलरिटीज होती है वो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को इंडिकेट नहीं करती है। Chromosomes are rod shape in outline and their length varies from 0.5 micrometer to 30 micrometer and width जो हो सकती है इसकी 0.2 micrometer to 3 micrometer तक हो सकती है। Sex chromosomes that determine the sex of an individual in unisexual organism, यानी कि मेल अलग है, फीमेल अलग है। इनके अंदर क्या किया जाता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं जिनको बोला जाता है एलोसोम्स या फिर इडियोक्रोमोसोम्स, ये क्या करते हैं, इनको सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है, जो डिटरमाइन करते हैं इंडिविजुअल का सेक्स क्या होगा, इधर मेल होगी और फीमेल होगा। सेक्स क्रोमोसोम्स विच डिटरमाइन मेल सेक्स इज टर्म एज एंड्रोजन्स। तो जो क्रोमोसोम्स जो यहाँ पे एलोसोम्स डिटरमाइन करेंगे कि ये मेल सेक्स है, उनको एंड्रोसोम्स बोला जाता है, एंड जो फीमेल सेक्स को डिटरमाइन करेंगे उनको गाइनोस्पर्म बोला जाता है। क्रोमोसोम्स अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स और नॉन सेक्सुअल क्रोमोसोम्स। तो दो टाइप के क्रोमोसोम्स होंगे, एक ऑटोसोम्स होंगे, एक एलोसोम्स होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स की फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होगी। यहाँ पे ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमेटिड्स अटैच टू अ सेंट्रोमियर। एक सेंट्रोमियर होगा और उससे 2 क्रोमेटिड्स अटैच होंगे। इट इज नॉन स्टेनेबल एरिया कवर्ड बाय काइनेटोकोर, एंड यहाँ पे जो काइनेटोकोर बनता है ये एक नॉन स्टेनेबल एरिया होता है, इसको स्टेन नहीं किया जा सकता है। क्रोमोसोम्स आर कवर्ड बाय अ शीथ जिसको पेलिकल बोलते हैं। अब इसके बाहर एक शीथ प्रेजेंट होती है, उस शीथ को क्या बोला जाता है, यहाँ पे पेलिकल बोला जाता है। विच इंक्लोज द मैट्रिक्स, इसके अंदर मैट्रिक्स इंक्लोज होता है। मैट्रिक्स जो है प्रोटीन का बना होता है, आरएनए, समलिपिड्स एंड डीएनए का बना होता है। डीएनए इंक्लोज करता है क्रोमोसोम्स को जिसको क्रोमोनिमेटा बोला जाता है। इट इज कवर्ड बाय हिस्टोनिक प्रोटीन विच फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियोसोम। अब ये भी क्या होते हैं, हिस्टोनिक प्रोटीन से कवर्ड होते हैं और इनको न्यूक्लियोसोम बोला जाता है। द फोल्डिंग ऑफ द क्रोमोसोम थ्रेड इज सिंपल टू इंटरवीनिंग ऑफ 2 फाइबर्स। ठीक है, इनकी फोल्डिंग क्या होगी, ऐसे 2 फाइबर्स होंगे वो इंटरवीनिंग कर लेंगे। फॉर्मर इज कॉल्ड पैरानिमिक एंड लेटर इज कॉल्ड प्लेक्टोनिमिक। तो इसमें एक पैरानिमिक होगा, एक प्लेक्टोनिमिक होगा। जो पहले बनेगा वो पैरानिमिक होगा और जो बाद में बनेगा उसको प्लेक्टोनिमिक बोलेंगे।
यहाँ पे ये आउटर कवरिंग पेलिकल हो गई, इसके अंदर मैट्रिक्स इनक्लोज है, देन क्रोमोसोम्स है जिसके अंदर डीएनए है, न्यूक्लियोसोम्स के अंदर डीएनए और प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स क्या है? हिस्टोन्स है, यानी कि बेसिक प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये बीच में सेंट्रोमियर हो गया ये वाला, एंड इसके बाहर ये प्रेजेंट है काइनेटोकोर जिसको प्रोटीन प्लेट बोल जाता है, जिसको ट्यूबुलिन भी बोला, प्रोटीन होते हैं यहाँ पे। एंड इसके अलावा यहाँ पे एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बनी होती है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बनी होती है जिसको ये NOR बोला जाता है, यानी कि न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। ये टोटल न्यूक्लियर डीएनए का 0.3% होता है। एंड यहाँ पे ये इसके बाद सैटेलाइट या फिर ट्रेबेंट प्रेजेंट होता है, एंड ये एंड जो है इसको टीलोमियर बोलते हैं। तो ये हो गया एक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। इसके बाद समटाइम्स क्रोमोसोम शो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जो भी हमने देखी थी, विच फंक्शंस एज NOR, यानी कि न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन की तरह एक्ट करेगी। एंड ये NOR क्या है? न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन करता है। द साइज एंड नंबर ऑफ NOR आर कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन स्पीसीज। जैसे कि ह्यूमन क्रोमोसोम्स के अंदर 13, 14, 15, 21, 22 के पास ही NOR रीजन होते हैं। द एरिया ऑफ क्रोमोसोम डिस्टिल टू NOR, यानी कि NOR यहाँ पे अगर प्रेजेंट था, यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन बनी थी, इसके डिस्टिल जो एरिया है इसको बोला जाता है सैटेलाइट या फिर ट्रेबेंट ऑफ द, एंड द क्रोमोसोम इज कॉल्ड सैटेलाइट और सेट क्रोमोसोम, यानी कि साइन एसिडो थाइमो न्यूक्लियोसिनो। ठीक है, इसको सेट क्रोमोसोम बोला जाता है। द डीएनए प्रेजेंट इन सैटेलाइट रीजन इज इनर्ट एंड रिपीटेटिव टाइप। जो डीएनए सैटेलाइट रीजन के अंदर प्रेजेंट होगा वो इनर्ट होगा, ठीक है, एंड इसके अलावा वो रिपीटेटिव टाइप का होगा, उसके अंदर रिपीटेशंस प्रेजेंट होगी। बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन अगर बनती है तो वो दोनों की दोनों कॉन्स्ट्रिक्शंस डिफर करती है। क्रोमोसोम्स शो एंगुलर डेविएशंस एट प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन रीजन। अब प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन रीजन के ऊपर ये एंगुलर डेविएशन शो करता है, वेयर इज नो सच डेविएशन अपीयर इन द पोजिशन ऑफ द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन रीजन के ऊपर तो एंगुलर डेविएशंस प्रेजेंट होंगी, लेकिन सेकेंडरी पे ऐसी कोई डेविएशंस नजर नहीं आएंगी। द टर्मिनल एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड टीलोमियर्स। ठीक है, टर्मिनल एंड्स को टीलोमियर्स बोलते हैं। हैविंग मॉडरेटली रिपीटेड डीएनए सीक्वेंसेस, इनके अंदर रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं। इट अलाउज क्रोमोसोम्स टू गेट अटैच्ड टू द न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, ये अलाउ करते हैं क्रोमोसोम को कि वो न्यूक्लियर एनवेलप से अटैच हो सके, बट डू नॉट टू एनी अदर क्रोमोसोम्स। ये ऐसा नहीं कि उसके साथ अगर न्यूक्लियर एनवेलप के साथ अटैच हो गए तो किसी और क्रोमोसोम के साथ भी अटैच हो सके, तो ये उससे अटैच नहीं हो सकते हैं क्योंकि इनके पास एक पोलैरिटी होती है। दे ऑल्सो प्रिवेंट एक्सोन्यूक्लियस फ्रॉम डिग्रेडिंग द एंड्स ऑफ द लीनियर डीएनए चेन। ठीक है, जो यहाँ पे ये एंड्स है, एंड्स के पास क्या है? ये एक्सोन्यूक्लियस को, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को प्रिवेंट करेंगे यहाँ पे, प्रिवेंट। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? अगर ये डीएनए सीक्वेंस है, इसके जो एंड्स हैं, एंड्स के ऊपर अगर वहां पे एक्टिविटी होती है, यानी कि ब्रेक डाउन होता है, वो सेगमेंट कट हो जाता है, तो उसको एक्सोन्यूक्लियस बोलते हैं। तो उस एक्सोन्यूक्लियस को ये प्रिवेंट करके रखता है, ताकि ऐसा ना हो ना जो पूरा डीएनए उसके एंड्स जो है वो कट होते रहे और जो डीएनए की जो लेंथ है वो बिल्कुल शॉर्ट हो जाए, तो ये उससे प्रिवेंट करके रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसके अंदर फर्स्ट है ऑन द बेसिस और नंबर्स ऑफ काइनेटोकोर्स और सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर कितने नंबर हैं उसके बेसिस पे। इसके अंदर मोनोसेंट्रिक हो सकते हैं जिसके अंदर सिंगल सेंट्रोमियर हो, डाइसेंट्रिक हो सकते हैं जिसके अंदर 2 सेंट्रोमियर हो जैसे कि मेज के अंदर होता है, पॉलीसेंट्रिक जिसके अंदर बहुत सारे सेंट्रोमियर हो जैसे कि एस्कैरिस के अंदर होता है, एंड एसेंट्रिक जिसके अंदर क्या होगा? इट इज द फ्रेशली ब्रोकन सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम विच डू नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाता है? अब जब इसके अंदर जब ब्रोक डाउन होता है तो ब्रोक डाउन के अंदर अगर कोई भी सेंट्रोमियर ना जाए इसके अंदर, ठीक है, कोई भी अगर एक सेगमेंट के अंदर सेंट्रोमियर चला गया है एंड एक सेगमेंट यहां से ही कट हुआ है, इसके अंदर सेंट्रोमियर नहीं गया, तो ये क्या हो जाएगा? लॉन्ग टाइम तक ये सर्वाइव नहीं कर पाता है और ये डिग्रेड हो जाएगा। तो ये एसेंट्रिक हो सकता है जिसके अंदर कोई भी सेंट्रोमियर ना हो।
इसके अलावा होलोसेंट्रिक हो सकता है, इट इज द इनडिस्टिंक्ट सेंट्रोमियर डिफ्यूज्ड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम। इसके अंदर होलोसेंट्रोमियर के अंदर जो सेंट्रोमियर होगा वो इनडिस्टिंक्ट होगा एंड ये थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, डिफ्यूज्ड होगा, जैसे कि इंसेक्ट्स के अंदर होता है। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ काइनेटोकोर, काइनेटोकोर और सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या है, मेटासेंट्रिक हो सकते हैं कि सेंटर के अंदर हो, सेंट्रोमियर जो है बिल्कुल सेंटर के अंदर हो क्रोमोसोम की। एंड इसके बाद नेक्स्ट है सब मेटासेंट्रिक, नियर वन सेंटर, अगर इस साइड से प्रेजेंट हो तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे सब मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक हो सकता है सब टर्मिनल हो, ठीक है, टर्मिनल के ऊपर प्रेजेंट हो। एंड टीलोसेंट्रिक हो सकता है जिसके अंदर टर्मिनल सेंट्रोमियर ही प्रेजेंट हो। तो ये हो गए ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ काइनेटोकोर। इसके बाद नेक्स्ट है केमिकल कंपोजिशन क्या होगी यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स की। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जिसके अंदर 40% होता है, इसके अंदर आरएनए 1.5% होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स बेसिक प्रोटीन्स 50% होते हैं। एंड इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन विद लो मोलिकुलर वेट एंड जो कि आर्जिनिन एंड लाइसिन के अंदर यानी कि आर एंड के अंदर ये रिच होते हैं एंड 1:1 अमीनो एसिड इनका रेशो होता है। हिस्टोनिक प्रोटीन्स एंड डीएनए फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स शो करते हैं जिसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोप्रोटीन बोला जाता है, फॉर्म्ड बाय द बॉन्ड बिटवीन जो यहाँ पे अमीनो ग्रुप होगा अमीनो एसिड का एंड फोस्फेट ग्रुप होगा डीएनए का। डीएनए के फोस्फेट ग्रुप एंड अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के बीच में यहाँ पे बॉन्डिंग होगी जिसकी वजह से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोप्रोटीन फॉर्म होगा। इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स एक्सेप्ट स्पम्स, ठीक है, स्पम्स के अंदर नहीं होता है, वेयर प्रोटामाइंस प्रेजेंट होते हैं एट द प्लेस ऑफ हिस्टोन्स, वहां पे प्रोटामाइंस होते हैं यानी कि एसिडिक डीएनए प्रेजेंट होते हैं हिस्टोन्स की बजाय। Those proteins prevent RNA ट्रांसक्रिप्शन एंड these proteins यानी कि प्रोटीन्स जो है RNA ट्रांसक्रिप्शन को भी प्रिवेंट करके रखते हैं। इट कैन बी रिमूव्ड बाई NaCl या फिर मैग्नीशियम हाइड्रो जो OH2 मिक्सचर है उसके थ्रू इनको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। यानी कि हमने क्या किया, डीएनए ले लिया जिसके अंदर आरएनए भी है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी है, हिस्टोन प्रोटीन्स भी है एंड इसको डाल दिया NaCl साथ में यहाँ पे प्लस मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, ये यहाँ पे मिक्सचर है, इसके अंदर हमने ये जो है डीएनए सेगमेंट है ये डाल दिया। तो इसमें से जो ये हिस्टोन प्रोटीन है वो इस मिक्सचर की वजह से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन यहाँ पे 8.5% होते हैं, दे आर लेस पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है, लेस पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। एसिडिक प्रोटीन हैविंग हाई मोलिकुलर वेट, इट इज रिच इन टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन के अंदर ये रिच होते हैं। नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन फॉर्म करते हैं स्ट्रक्चरल स्कैफोल्ड प्रोटीन, दे फॉर्म एक्सिस और कोर ऑफ द क्रोमोसोम, जो ये एक्सिस एंड कोर बनेगा एक क्रोमोसोम का उसको ये फॉर्म करते हैं। एंजाइमेटिक प्रोटीन ट्रेसेस हो सकते हैं लाइक डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेटेज। रेगुलेटरी प्रोटीन हो सकते हैं, ये जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करके रखेंगे। मेटल आयंस ट्रेसेस हो सकते हैं लाइक मैग्नीशियम के हो गए, कैल्शियम के हो गए, आयरन के हो गए एंड जो ये जो 2+ स्टेट है इनकी, ठीक है, 2+ स्टेट है क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन को इंटैक्ट करके रखेंगे। तो ये मेटल आयंस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन भी प्रेजेंट होते हैं। यूक्रोमेटिन क्या होता है, लाइटली स्टेन्ड होता है, ये डार्कली स्टेन्ड होता है। इट फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम एंड गेट एक्सटेंडिंग ड्यूरिंग इंटरफेज, ये इंटरफेज की ड्यूरिंग एक्सटेंड होता है एंड इट इज सर्टेन प्लेसेस इन क्रोमेटिन एंड रिमेन्स कंडेंस्ड इन इंटरफेज, ये इंटरफेज के अंदर कंडेंस्ड रहता है। इट इज जेनेटिकली एक्टिव, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जेनेटिकली एक्टिव होता है क्योंकि इसके अंदर डीएनए आरएनए की लार्ज अमाउंट होती है एंड ये जेनेटिकली इनएक्टिव होता है। यू एक्टिव होगा, ठीक है, यू वाला क्या होगा, यूक्रोमेटिन एक्टिव होगा एंड हेट्रोक्रोमेटिन इनएक्टिव होगा क्योंकि यहाँ पे डीएनए की स्मॉल अमाउंट प्रेजेंट होती है। इसके पास कोई ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं, इसके अंदर वेरियस साइज के ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इट रेप्लिकेट्स अर्ली, ये पहले ही रेप्लिकेट हो जाता है एंड ये एस फेज के अंदर रेप्लिकेट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रॉसिंग ओवर क्वाइट कॉमन होती है एंड यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है। इट इज अफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर,
जैसा कि पीएच टेम्परेचर हॉर्मोन्स के थ्रू इफेक्ट हो जाता है, एंड ये इन फैक्टर्स के थ्रू लाइक पीएच टेम्परेचर हॉर्मोन्स के थ्रू इफेक्ट या फिर इन्फ्लुएंस नहीं होता है। तो ये हो गए यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिए कुछ क्रोमोसोम्स के टाइप। इसके अलावा हमने जैसे वायरल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जाइंट क्रोमोसोम, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए, अगर बेनिफिशियल लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस बायोलॉजी, एंड नेक्स्ट हम स्टार्ट कर देंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की रिवीजन। थैंक यू सो मच।